पीवाईक्यू करें या कोचिंग का मॉड्यूल करें या फिर डीपीपी करें या फिर एनसीईआरटी करें, क्या करें और क्या करने से सबसे ज्यादा नंबर आ सकते हैं जेईई के एग्जामिनेशंस में, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा वक्त बच नहीं रहा है। तो यही है सबसे बड़ा सवाल, और इस सवाल में बहुत सारे बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं कि बेचारे कभी कोचिंग कभी भी पूरा अच्छे से प्रिपरेशन शुरू ही नहीं कर पाते। तो आज इसी मसले को डिस्कस करने के लिए मैं आपका मास्टर टीचर हर्ष प्रियम आप सबके सामने आ चुका हूं, एंड विद दिस सेशन आई विल ट्राई एज मच एज पॉसिबल कि आपके इन तरीके के डाउट्स क्लियर हो सके और आपको एक क्लियर पिक्चर मिले कि भाई आपको शुरू कहां से करना है, कौन सी किताब सबसे अच्छी होगी, और इन सारे स्टडी मटेरियल का अपना एक इंपॉर्टेंस है, तो कौन सा वाला पॉइंट है जो इन सब में पकड़ना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है, और इनमें से कौन से पॉइंट्स को छोड़ना चाहिए, कहां पे ज्यादा है कहां पे कम है, ये सारी बातें आज इस सेशन में करेंगे। वीडियो बहुत लंबा नहीं होने वाला है, छोटा सा वीडियो होगा, प्यारा सा वीडियो होगा, तो सारे लोग चिपक के पूरे अंत तक देखिएगा। वीडियो का मिनट आपको दिख जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा वीडियो है, बट एक एक मिनट एक एक सेकंड इसका काम का होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले आपको बताना चाहूंगा, इस चैनल पे आपको आपके काम के बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे, सारे इंफॉर्मेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, स्ट्रैटेजी सेशंस, ये सारी चीजें जिससे कि आपका प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पहुंच सकता है, ऐसे सारे वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते हैं। तो मेक श्योर कर लीजिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ये सारे वीडियोस आप तक टाइम पर पहुंचे। एट द सेम टाइम कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करने में हिचकिचाइएगा नहीं। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। अब लेट्स गेट स्टार्टेड। यहां पे बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीवाईक्यू, कोचिंग मॉड्यूल, डीपीपी, एनसीईआरटी। तो देखो, सबका पहले इंपॉर्टेंट समझते हैं या किस टाइप के मटेरियल्स होते हैं, ये सब सबका अपना एक कुछ खास बात है। तो जैसे पीवाईक्यू का खास बात क्या होता है कि इसमें आपको एक ट्रू पिक्चर पता चलता है कि जेईई के सवाल आखिर होते कैसे हैं। तो पीवाईक्यू इज बेसिकली रियलिटी चेक, एक फैक्चुअल चीज है जहां से आपको जिस एग्जामिनेशन में आप देने जा रहे हो, जिस एग्जामिनेशन को, उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन यहां से पता चलता है। ये इसका प्लस पॉइंट है। ड्रॉबैक क्या है भाई, यहां पे कोई थ्योरी नहीं होती है, कौन से सवाल में कहां से थ्योरी लगकर आई है, कैसे सोचना है, कहां से दिमाग लगाना है, वगैरह वगैरह, वो सारे का बैकग्राउंड नॉलेज कुछ नहीं होता है। पीवाईक्यू इज जस्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन का सोल्यूशन, कैसे करना है, उसके लिए सोचा कहां से, कैसे दिमाग लगाया, दैट इज अ जॉब ऑफ अ टीचर, या फिर शायद कोई और कोचिंग का मटेरियल, डीपीपी, कोचिंग मॉड्यूल, उसका काम होता है। ठीक है, तो ये है पीवाईक्यू। फाइन, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोचिंग मॉड्यूल। कोचिंग मॉड्यूल एक बड़ा ही प्यारा सा चीज होता है। कोचिंग मॉड्यूल में होता क्या है कि, और यहां पे विद दिस कोचिंग मॉड्यूल आई मीन टू से अच्छे लेवल का, अच्छे ब्रांड के कोचिंग का मॉड्यूल, जहां पे लोगों ने काफी साल रिसर्च करके एक अच्छी क्वालिटी का कोचिंग का मटेरियल बनाया है, दैट इज कॉल्ड एज कोचिंग मॉड्यूल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग लोकल ब्रांड या लोकल कोचिंग का मॉड्यूल कर दिया जहां पे बहुत क्वालिटी नहीं है। अब इस कोचिंग मॉड्यूल में होता क्या है कि एक्चुअली में जो कई साल सीजन्ड टीचर्स होते हैं ना, जैसे जिन्होंने 10 साल 15 साल पढ़ा लिया है, उनको एग्जैक्टली पता होता है कि बच्चे को कब कहां पे कैसी वाली दिक्कत आएगी। जैसे मान लो अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं हर साल पढ़ाता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 10वीं में बच्चों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाता हूं, बच्चा अच्छे से पढ़ लेता है, लेकिन जब भी वो बच्चा 11वीं में आता है तो उसको हमेशा वेवी कर्व मेथड आता ही नहीं है। उसको जब भी मैं इनइक्वालिटी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाता हूं उसको नहीं आता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो 10वीं में इसको बहुत अच्छे से नहीं पढ़ता है। सेम गोज विथ डिवीजन एल्गोरिदम। जब भी किसी बच्चे को अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन या जैसा भी इक्वेशन पॉलिनोमियल्स में डिवाइड करना पड़ता है, बच्चा हमेशा लटक जाता है, क्योंकि वो 9वीं 10वीं में इसको पढ़ के नहीं आता। अब ये बात मुझे कैसे पता है? बिकॉज मैं सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, हर साल बच्चा ये दिक्कत मुझे बताता है। तो जब मैं किसी जगह पे कोई भी मॉड्यूल डिजाइन करूंगा या कोई भी स्टडी मटेरियल डिजाइन करूंगा, तो मैं जब उस चैप्टर को लिख रहा हूंगा तो मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखूंगा कि यार यहां पे बच्चे को डिवीजन एल्गोरिथम डिटेल में बताना है, यहां पे इस बच्चे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये वाला वेवी कर्व मेथड डिटेल में बताना है, बिकॉज ये बच्चा भूल चुका होगा। तो कोचिंग मॉड्यूल का ये फायदा होता है कि वो इस तरीके से डिजाइन की जाती हैं जहां पे बच्चे की दिक्कत कहां कहां आ सकती है, ये सालों के तजुर्बे की वजह से वो टीचर्स उसको पहले से इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। एंड हेंस इसमें क्वेश्चंस बड़े ग्रेडेड फॉर्मेट में होते हैं कि भाई सबसे पहले आसान वाला दिया, या फिर तुमने ये पूरा चैप्टर पढ़ा तो अब एक्सपेक्टेड है कि आपसे इतना आप समझ पाओगे। अभी भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप इतना समझ जाओगे, आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप ये 2 लाइन समझ जाओगे, उसके हिसाब से सवाल देते हैं। वो 2 सवाल बना दो, फिर बनाने के बाद फिर नेक्स्ट पढ़ो, फिर उसके हिसाब से सवाल बनाओ, फिर नेक्स्ट पढ़ो, फिर सवाल बनाओ, एंड सो ऑन। ये एक स्टैंडर्ड अच्छे कोचिंग का मटेरियल ऐसा होता है, ये इसका प्लस पॉइंट है। नेगेटिव साइड क्या है? अब नेगेटिव साइड तुम सुनते सुनते शायद फील कर पाए होगे। देखो, जब इतना डिटेल में ये चीज बताई जाती है
तो जाहिर सी बात है इसको पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। और इसीलिए कोई भी स्टैंडर्ड कोचिंग जो होता है, जो अच्छे लेवल का अच्छा ब्रांडेड कोचिंग है, वो हमेशा अपना कोचिंग का मॉड्यूल बच्चे को सबसे पहले देता है एकदम स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में, और बच्चे से ये हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि बेटा लास्ट टाइम में आके तुम ये मत पूछना मुझसे कि सर 1 महीने में मॉड्यूल कैसे कंप्लीट करें, बिकॉज वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आखिरी का जब 2-3 महीना बचा है और अगर आपने मॉड्यूल को पहले से अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आखिरी के उस 2-3 महीने में इन सारे मॉड्यूल्स को पूरा करना मुमकिन नहीं है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कई सारे कोचिंग, इवन वेदांतु में भी भाई एक यूनिट का एक बुक होता है, मतलब 2-3 चैप्टर पे एक बुक बना देते हैं, बिकॉज काफी ज्यादा डीप में, एकदम डेप्थ में जाके उसमें कंटेंट दिया रहता है, क्योंकि बच्चों को एक एक चीज समझानी होती है। एंड हेंस ये लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन के लिए बेस्ट मटेरियल नहीं माना जा सकता, बिकॉज डिटेल में काफी रहता है और बच्चा इतना लास्ट टाइम में इतना पढ़ नहीं पाएगा, पैनिक हो जाएगा। तो ये इसके ड्रॉबैक्स थे, अच्छा पॉइंट बता दिया। मूविंग फॉरवर्ड, अगला क्या है, डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर्स। अब डेली प्रैक्टिस पेपर्स में क्या होता है, डेली प्रैक्टिस पेपर्स अगेन डिजाइन बाय कोचिंग्स। तो कोचिंग वाले लोग करते क्या है, जैसे उनको पता होता है कोचिंग में हो चाहे जैसे वेदांतु में है, हम लोग क्या करते हैं भाई, हमें पता है कि ये वाला टॉपिक इस दिन जाएगा, बिकॉज प्लानर साल के स्टार्टिंग में बन जाता है कि भाई अगर ये बैच बच्चे का मान लो 11th का बैच शुरू होना है से फॉर एग्जांपल 5 मई से, तो 5 मई को बैच शुरू होगा, तो 5 मई को ओरिएंटेशन होगा, 7 मई को इसका पहला मैथमेटिक्स का लेक्चर लगेगा, 8 मई को फिजिक्स का पहला लेक्चर होगा, 9 मई को केमिस्ट्री का पहला लेक्चर होगा, और ऐसा करते करते टोटल पूरा सब्जेक्ट कवर करने में से फॉर एग्जाम्पल 100 लेक्चर्स लगते हैं, तो भैया 100 लेक्चर्स लगेंगे, इतने इतने तारीख को ये सब लेक्चर होगा, एंड पूरा कंप्लीटेड रहता है। तो ये जब पूरा कंप्लीटेड होता है तो अपने को पता होता है कि अच्छा आज पहले सेशन में ये 3 टॉपिक पढ़ाएंगे, तो बच्चा ये 3 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकता है, एंड हेंस डीपीपी में वही 3 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो ये है इसका प्लस पॉइंट कि आप जो पढ़कर आए हो, अगर तुरंत फ्रेश हैंड उसको तुरंत बना लिए तो बल्ले बल्ले, मतलब आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद एकदम गरम गरम, कहते हैं ना लोहा गरम है, उसी वक्त उस पर वार हुआ, गरम गरम आप पढ़कर आए हो, तुरंत उसका सवाल बनाया, एकदम कॉन्सेप्ट सेट है। ये इसका प्लस पॉइंट है। ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक ये है कि आप इसको, इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। अब जैसे मान लो एक बच्चा पढ़कर आया, भाई एक टॉपिक पे या एक कॉन्सेप्ट पे 10 सवाल दे दिए, 20 सवाल दे दिए। अब हो सकता है वो एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कभी जेईई में आज तक पूछा भी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए जरूरी है, तो उस पर 20 सवाल दे दिए। लेकिन ठीक है, जब बच्चा स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करता है, मोटिवेटेड काफी रहता है, उसमें 20 सवाल भी दिए हैं तो वो भी करता है। बट आखिरी टाइम में अगेन डीपीपी इज नेवर एडवाइजेबल, बिकॉज डीपीपी अगर आप आखिरी टाइम में करते हो तो भाई इतने सारे सवाल होते हैं, इतने सारे सवाल होते हैं कि मुमकिन ही नहीं है प्रैक्टिकली कोई इंसान आखिरी के 2-3 महीने में डीपीपी कर ले, बिकॉज डीपीपी का नाम भी है ना डेली प्रैक्टिस पेपर, इट्स नॉट मंथली प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। अब बात करते हैं एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी का काम बड़ा सिंपल सा है। एनसीईआरटी घर का, वो जो घर में दादाजी होते हैं ना, जो जनरली चुप रहते हैं, लेकिन उनका काम होता है कि वो घर में हमेशा डिसिप्लिन को बना के रखते हैं। वो तभी बोलते हैं जब कोई इंसान बदतमीजी कर रहा है, घर के रूल रेगुलेशंस को तोड़ रहा है, तो दादाजी खड़े हो जाते हैं, फिर गुस्से में आ जाते हैं। तो दिस एनसीईआरटी इज योर दादाजी। ये चुपचाप बैठा रहता है, इसमें से ज्यादा सवाल नहीं आते, डायरेक्ट सवाल तो बहुत कम आते हैं, लेकिन हर एक सवाल का गाइडेंस यहीं से मिलता है। मतलब एनसीईआरटी से ही आपको पता चलेगा कि कहां तक पढ़ना है और कहां पढ़ने के बाद रुक जाना है, किस किस टाइप से पढ़ना है। मतलब बेसिकली दिस इज द गाइडिंग प्रिंसिपल, कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे हमने बहुत सारे लॉज बनाए हैं, वैसे ही ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आईआईटी जेईई कह सकते हो, इसी के बेसिस पे आईआईटी जेईई अपने क्वेश्चंस बनाते हैं। तो एनसीईआरटी की जरूरत आपको तब पढ़नी चाहिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत कब पड़ती है, जब कोई बहुत ज्यादा गंभीर समस्या आ गई हो, समझ नहीं आ रहा हो कि ये कानूनन तौर पे सही है या गलत है, लॉ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, तब हम कॉन्स्टिट्यूशन को निकालते हैं। ठीक वैसे ही आईआईटी जेईई में अगर कोई ऐसा दुविधा तुमको दिख जाए कि भाई अभी क्या करें, इसको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, आईआईटी पूछेगा नहीं पूछेगा, ऐसी दुविधाओं के टाइम पे एनसीईआरटी जरूरी है। ठीक है, और एक आध दो टाइम पे और जरूरी है, उसको भी बता देंगे। हाँ, ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक ये है कि यार एनसीईआरटी बहुत बेसिक लेवल का है, इससे डायरेक्ट सवाल एक्सपेक्ट करना बहुत मतलब बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैथ्स में तो एकदम नहीं, केमिस्ट्री में थोड़े बहुत हो जाते हैं, फिजिक्स में भी ना के बराबर, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और दूसरा, इसको अगर पढ़ने बैठोगे तो अपने आप में काफ़ी डिटेल्ड है, कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है, तो इसलिए बच्चे जनरली इसको पढ़ना प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, अब मैं बता देता हूं कि ये चारों बुक के मैंने फायदे और नुकसान बता दिए, चारों मटेरियल के। अब इसका फायदा तुम कैसे, कहां कहां कैसे उठा सकते हो, ये देखते हैं। अब देखो,
कौन सा बेस्ट होगा जो आप अभी फोकस कर सकते हैं? सिंपल सी बात है। पहला कि आपको अभी जेडब्ल्यू देना है, तो जेडब्ल्यू देना है तो आप अभी बस एग्जाम से थोड़े ही दूर बैठे हो ना, तो अगर थोड़े ही दूर बैठे हो तो अब आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको जेई का पैटर्न पूरा पूरा ध्यान में होना चाहिए। कि मतलब सबसे बेस्ट तो ये होता है कि आपको जुबान पे रटा हुआ होता कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के नहीं आते हैं। अगर वो हो जाए तो बेस्ट, और नहीं भी है तो अब आपके लिए ज़रूरी है कि आपको जेई का पूरा पैटर्न ध्यान में होना चाहिए। अब बार बार उस जेई के पैटर्न को देखो। अब ये जेई का पैटर्न या जेई के टाइप के क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? पीवाईक्यू के अलावा कोई उपाय नहीं है। तो आपको इस टाइम पे पीवाईक्यू पे एक अच्छा खासा फोकस डालना चाहिए। पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा, इंस्टेड ऑफ रशिंग थ्रू चैप्टर्स, प्लान 2 स्टेप स्ट्रैटेजी। 2 स्टेप का स्ट्रैटेजी प्लान कीजिए। कौन से 2 स्टेप का? पहला स्टेप में आप जेडब्ल्यू मेंस का पहला अटेम्प्ट को अपने टारगेट में रखिए। अब जेडब्ल्यू मेंस का पहला अटेम्प्ट जनवरी में हो सकता, मतलब अगर जनवरी में हो गया तो आप जनवरी, इनफैक्ट जनवरी को ही टारगेट रखो, हो सकता है जनवरी में हो जाए। और दूसरा अटेम्प्ट या आखिरी अटेम्प्ट जो भी है अप्रैल में हो सकता है। इसका दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि पहला अटेम्प्ट अप्रैल में हो जाए, दूसरा मई में हो जाए, बट वो बहुत ही सेफर ऑप्शन रहेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं। तो मैं कहता हूं कि कठिन वाले ऑप्शन पे प्लान करते हैं, सेफर ऑप्शन तो और अच्छा हो जाएगा। तो अगर पहला अटेम्प्ट जनवरी में हुआ तो आप प्लान कीजिए पहला कि अगर आपको पहला अभी से बस 1-1.5 महीने के अंदर आपको जेई देना है तो 1-1.5 महीने में तुम क्या क्या कर सकते हो? तो भैया 1-1.5 महीने, सेकेंड स्टेप तो आपका अप्रैल मई में आएगा, तो 1-1.5 महीने में क्या कर सकते हो? देखो सबसे सिंपल बात, आप 50%, सिर्फ 50% उठाओ कि आपको 50% चैप्टर्स करना है, बिकॉज 1-1.5 महीने में आप पूरा पूरा सिलेबस नहीं निपटा पाओगे, पक्की बात है। तो अगर 50% चैप्टर्स उठाने हैं और वो भी किसके? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड चैप्टर्स के, तो भाई सबसे पहले तुम्हारे हाथ में वो ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से कितने सवाल आए हैं। तो कौन से चैप्टर से कितने सवाल आए हैं यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट सबसे इंपॉर्टेंट, फिर 3D एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेफिनेट, सीक्वेंस सीरीज, डिफरेंशियल, वेक्टर अलजेब्रा, ये 25% है। 7 चैप्टर से 25% ये हो गया और बचा हुआ 25% ये हो गया। यहाँ पे बीटी, कॉम्प्लेक्स, प्रोबेबिलिटी, बायनोमियल, फंक्शंस, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये फर्स्ट 50% हो गया अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द जेडब्ल्यू 2022 का एग्जाम, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस हो गया। आप इन्हीं 50% पे ध्यान दीजिए, रिमेनिंग ये वाला और ये वाला सेट छोड़ दीजिए, 50% छोड़ दो, कोई बात नहीं, ठीक है। ये पहला हो गया आपका। अब मूविंग फॉरवर्ड, सॉल्व एनसीईआरटी में वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जहां से सवाल आसान आते हैं और एनसीईआरटी के लेवल के आते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, 3D हो गया, वेक्टर हो गया। इन चैप्टर्स को अगर आपके पास टाइम बचता है पहला स्टेप करने के बाद, तब यहां आइएगा, ठीक है। बिकॉज पहले स्टेप में आपको 50% चैप्टर्स करने हैं। इन 50% चैप्टर्स में आपको पीवाईक्यू सबसे पहले निपटाना है। पीवाईक्यू अगर हो जाता है देन दूसरा ऑप्शन रहेगा कोचिंग का मॉड्यूल, बट आई डोंट थिंक पीवाईक्यू करने के बाद कोई वक्त बचेगा। इनफैक्ट पीवाईक्यू पूरा नहीं हो पाता बच्चों का, तो इसलिए सजेशन है पीवाईक्यू सबसे पहले कीजिए, टाइम बचता है देन कम टू कोचिंग मॉड्यूल, ठीक है। उसके बाद भी अगर टाइम बच जाता है तो फिर एनसीईआरटी वगैरह देख लीजिए, एनसीईआरटी का इन चैप्टर्स में जहां पे आसान सवाल आते हैं। फिर मूविंग ऑन, ऑल पीवाईक्यूज ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। फिर फाइनली आप जब मेंस सेकेंड अटेम्प्ट के लिए आएंगे तो उसके बाद फिर वहां पे सारे के सारे पीवाईक्यूज चैप्टर्स के लगाने हैं। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। अच्छा, नियरली 50% ऑफ ऑल क्वेश्चंस कोचिंग मॉड्यूल डीपीपी अगर टाइम बचता है तो ये सारे उस ऑर्डर में लिखे हुए हैं, जैसे जैसे टाइम मिलता जाए वैसे वैसे आगे बढ़ते जाइए। ये है फर्स्ट अटेम्प्ट, क्लियर। अब सेकंड अटेम्प्ट में क्या करना है, जो लास्ट अटेम्प्ट होगा, भाई तब तक आपके पास टाइम है, 3-4 महीना आपको बीच में मिल जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, अब आपको 100% चैप्टर्स के सारे पीवाईक्यूज करने हैं। पहले बार में आपने 50% कर लिया था, हो सकता है उसमें छोड़ के किया हो, थोड़ा 2-4 मतलब सिर्फ 5 साल का किया होगा, 7 साल का किया होगा। इस बार क्या कीजिए, आप सारे पीवाईक्यू कीजिए सारे चैप्टर्स के, और सारे चैप्टर्स मतलब सारे साल का कीजिए। 3 से 4 बार हो पाए वो बेस्ट होता है, लेकिन उतना नहीं हो पाता है, बट एटलीस्ट 2 बार होना जरूरी है। 2 बार क्यों बोल रहा हूँ, देखो जब तुम एक बार करते हो तो जो आसान सवाल है वो तो तुरंत बन जाता है, बट जो कठिन वाला है जो तुमसे नहीं बना उसका तुम सोल्यूशन देखते हो। तो जब तुम सोल्यूशन देखते हो तो वो पहली बार सोल्यूशन तुमने देखा, उसको एक बार देख लिया तो वो याद नहीं हो जाएगा, वो हर हाल में भूलोगे, और इसीलिए दूसरा बार उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप टिक लगा के रख सकते हो कि यार ये वाला सवाल नहीं बना था, तो सिर्फ उन सवालों को 3-4 बार कर लो, ताकि एग्जामिनेशन में वैसा सवाल या उसके आसपास आए तो आप दिमाग लगा सको, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, ऑल डीपीपी क्वेश्चंस। अब ये डीपीपी क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए, बेसिकली यहाँ पे कोचिंग मॉड्यूल क्वेश्चंस होना चाहिए ये, लेकिन तब होना चाहिए जब आप ये पूरा कर चुके हो, तब आप यहाँ पे आओ। हालांकि अगेन फिर से
भले आपका लास्ट अटेम्प्ट है, 3-4 महीने बचे हैं, बट 3-4 महीने में भी सारा का सारा PYQ हो जाए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। अगर कर लेते हो तो आई वुड सजेस्ट कि भैया कोचिंग मॉड्यूल पे आ जाओ। कोचिंग मॉड्यूल के बाद फिर DPP कर लेना, या DPP शायद उतना करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे कोचिंग मॉड्यूल डाल दो, ठीक है। फिर उसके बाद भी अगर टाइम मिल जाता है, मतलब ये बेसिकली शायद फ्लिप हो गया है, कोचिंग मॉड्यूल के बाद फिर DPP आना चाहिए। तो दिस वे यू कैन मूव फॉरवर्ड। आई होप सारे लोग समझ चुके होंगे। तो देखो, सारे के सारे मटेरियल बहुत अच्छे होते हैं, चाहे वो DPP हो, चाहे वो कोचिंग मॉड्यूल हो, चाहे वो NCERT हो, चाहे वो PYQ हो, लेकिन इन मटेरियल्स को कैसे इस्तेमाल करना है, कब कहां पे किसकी जरूरत होनी चाहिए, ये समझ जाओगे तो सारे के सारे मटेरियल्स आपके लिए यूजफुल हो जाएंगे, ठीक है। और यही समझाने की कोशिश मैंने आज के सेशन में किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का कंटेंट पसंद आया होगा। पसंद आया तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगला वीडियो किस चीज पे चाहिए, किस टाइटल पे आप अगला वीडियो चाहते हैं, कौन सा प्रॉब्लम आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अगला एड्रेस करूं, ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो जरूर लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।